Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 8 SST. Class 8 SST. Topic: India after independence. Okay, in this topic, my dear student, हम लोगों ने कई सारी चीज़ों पे बात की थी. आई होप यू हैव रिमेंबर. टॉपिक हमारा था जिसमें हम लोगों ने बातें की थी. A constitution is written. हम लोगों ने इस टॉपिक पे चर्चा की थी और हम लोगों ने इस टॉपिक में फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बात कर रहे थे. फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने 3 फीचर पे बात की थी. पहला हम लोगों ने बात की थी एडल्ट फ्रेंचाइजीज पे. एडल्ट फ्रेंचाइजीज पे हम लोगों ने बात की थी. आई थिंक यू हैव रिमेंबर. फिर हम लोगों ने कहा था, फिर हम लोगों ने बात की थी सेकेंड फीचर पे, और वो सेकेंड फीचर था आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ. हमने इसको कहा था राइट टू इक्वलिटी. हम डिस्कस कर रहे थे थर्ड पॉइंट रिजर्वेशन. रिजर्वेशन के लिए क्या था? रिजर्वेशन के लिए एक वर्ड का यूज किया था. आपका बुक कहता है कि स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रिविलेज. स्पेशल प्रिविलेज की बात करता है. कहता है कि स्पेशल प्रिविलेज होना चाहिए. स्पेशल प्रिविलेजेस होने चाहिए. स्पेशल प्रिविलेज किसके लिए? वो कहता है इकोनॉमिकली, नहीं इकोनॉमिकली मत कहिए, बल्कि कहिए कि पुअर प्लस वो लोग जो डिप्रेस्ड हैं, या आसान भाषा में बात करते हैं, डिप्रेस्ड मतलब दमित होता है, पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, दबाए गए लोग होते हैं सोसाइटी के. इसको आप एससी एंड एसटी. अब एससी मैंने क्यों लिखा? मैंने कहा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इनके लिए बात की गई. रिजर्वेशन के लिए बात की गई कि समाज का ऐसा वर्ग भारत में है जो बहुत बड़ा है और वो मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं है. उनकी स्थिति अत्यंत ही शोचनीय है, दयनीय है, मिजरेबल है. सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर आल्सो कंसीडर अबाउट देम. उन्हें किस तरह के अधिकार मिले, उन्हें किस तरह की चीज़ों पे, क्या वो अपनी पुरानी स्थिति में रहते हुए समाज की मुख्य धारा में वो आ सकते हैं या नहीं, इन चीज़ों पे बात करते हैं.
Dear student, I discussed you in your previous class. A third feature of the constitution was that is offered a special privilege for the poorest and the most disadvantaged. Poorest and most disadvantaged Indians. गरीब से गरीब, अत्यंत ही दरिद्र और डिसएडवांटेज जिसको कोई लाभ न मिला हो, ऐसे लोगों के लिए द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी डिस्क्राइब्ड एज ए स्लर एंड ए ब्लैट ऑन द फेयर नेम ऑफ इंडिया वाज एबोलिस्ड. अनटचेबिलिटी को एबोलिस्ट करने की बात की जा रही थी. हाउ स्ट्रेंज दैट इन इंडियन सोसाइटी nowadays we also felt that कि the different groups they would suffer this type of problem, untouchability in the village area. This practices also we can observe. It is other thing that अब वो उस तरह सा नहीं रहा, लेकिन अब उसके स्वरूप में बदलाव आ चुका है. द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी डिस्क्राइब्ड एज ए स्लर एंड ब्लॉट ऑन द फेयर नेम ऑफ इंडिया. ओनली द हायर कास्ट वर थ्रोन ओपन टू ऑल, इंक्लूडिंग द फार्मर untouchables. After a long debate, the Constituent Assembly member also recommended that a certain percentage of the state in legislature as well as job in government be reserved for member of the lowest castes. It had been argued by some that untouchables, or as they were not now known, I mean to say that the untouchables, they were called Harijan. Their condition is not in a better form. Not we can use better form, we can use the word good form. अच्छा नहीं था, बहुत अच्छा तो बाद में आता है, पहले अच्छा ही नहीं था. They were treated like just animal, जानवरों की तरह उनके साथ बिहेव होता था. It is very strange. So that's why the various constituent assembly member, they asked for right for them. They demanded that we should set up some special privileges, reservation for them in all sector, in the parliament, in the job, in society. जो भी महत्वपूर्ण जगह हो वहां पे इनके लिए सुविधाएं मिले, इनके लिए सुविधाएं बने. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. माय डियर स्टूडेंट, it had been argued by some untouchables, or as they were now known, Harijan candidates did not have good enough grades to get into the prestigious Indian administrative service. But as one member of the Constituent Assembly, H.J. Khandekar, H.J. खांडेकर, एक नाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है. यहां पे आप इसको जोड़िएगा, H.J. खांडेकर. H.J. खांडेकर प्लस B और अंबेडकर, इनके नाम लगाइए, डॉक्टर लगाइए
Dr. B.R. Ambedkar. No doubt, he was one of the intellectual personality in the Constituent Assembly. B.R. Ambedkar was the chairman or president of the drafting committee. He also belonged to the depressed class. So that's why he also felt these all type of discriminations which happened in society with them. So H.J. Khandekar, first H.J. Khandekar, what the statement given by H.J. Khandekar, if you will read in your book, then you can easily understand कि H.J. खांडेकर जो बातें कह रहे थे वो अपने में कितनी सही थी. H.J. Khandekar argued it was the upper caste who were responsible for the Harijans being unfit today. ये अपर कास्ट के लोग ही हैं जिनके द्वारा हरिजन आज अनफिट है. हरिजन आज मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं है. This is the very clear sentence. It was given by H.J. Khandekar in Constituent Assembly. It was the upper caste who were responsible for the Harijan being unfit today. Addressing his more privileged colleagues, Khandekar said, "We were suppressed for thousands of years. You engaged us in your service to serve your own end and suppress us to such an extent that neither our mind nor our bodies and nor even our hearts work, nor are we able to march forward." खांडेकर ने कितनी बड़ी बात कही. उन्होंने कहा वी आर सप्रेस्ड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर. हमें हजारों सालों से दबाया गया है. हमें हजारों हजार साल से दबाया गया है. वी इंगेज अस इन योर सर्विस टू सर्व योर ओन नीड्स. हमें इंगेज किया गया आपके अपने काम के लिए. जब तक आपका काम समाप्त नहीं होता तब तक आप हमें अपने साथ इंगेज रखते थे. हमें इस कदर दबाया गया कि अब हमारा दिमाग, न केवल हमारा दिमाग, हमारा दिल, हमारा शरीर काम करना बंद कर दिया. और अब हम इस योग्य नहीं हैं कि फॉरवर्ड के साथ मार्च कर सकें. तो इसके लिए आपको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस, स्पेशल प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशंस में करना होगा. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. Along with the former untouchables, the Adivasi or the scheduled tribes were also granted the reservation in seats and job. Like the scheduled caste, these Indians too had been the deprived and the discriminated against. The tribals had been deprived of modern health care and education, while their lands and forests had been taken away by more powerful outsiders. The new privileges granted them by the constitutions were meant to make amends for this. My dear student, H.J. खांडेकर, B.R. अम्बेडकर जैसे लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मांग बड़ी
प्रभावशाली तरीके से उठाया। उन लोगों ने कहा कि समाज का एक ऐसा वर्ग है जिसके साथ ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव नहीं किया जाता। वे अनटचेबल्स माने जाते हैं, अछूत माने जाते हैं। और लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स यू कैन सेट to prove the statement which was given by H.J. Khandekar in Constituent Assembly member. In the Constituent Assembly, as a member, जो बातें खांडेकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा एक सदस्य के रूप में, वो निश्चित रूप से लोगों के लिए, संविधान सभा के सदस्यों के लिए एक यक्ष प्रश्न के रूप में था। उन्होंने इस बात को कहते हुए, अपनी बात को रखते हुए उन्होंने कहा कि हमें हजारों हजार साल से दबाया गया। हमें अपना काम लेने के लिए तमाम तरीके से प्रेशराइज किया गया। और आज की स्थिति यह है कि हमारा दिमाग, हमारे शरीर, हमारी आत्मा भी अब काम नहीं कर सकती। ये कैसे संभव हो सकता है कि अब हम उन मेन स्ट्रीम के लोगों के साथ, अपर क्लास के लोगों के साथ मार्च कर सकें, कंधे से कंधा मिला के चल सकें। और इसके लिए हम लोगों के लिए कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस, फैसिलिटीज, प्रोविजंस, राइट्स की व्यवस्था संविधान में होनी चाहिए। साथ ही साथ सिविल ट्राइब के लोगों ने भी इस बात को रखा। सिविल ट्राइब के लोग भी ऐसे ही प्रभावित थे। द स्टेटमेंट ऑफ जयपाल सिंह। जयपाल सिंह नाम से मत जाइएगा, नाम जयपाल सिंह है, लेकिन ये ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करते थे। इवन ही वॉज एजुकेटेड, ही वॉज ऑल्सो द मेंबर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ही आस्क्ड फॉर द राइट फॉर देयर ओन पीपुल्स, ट्राइबल पीपुल्स। So that's why the Constituent Assembly provided them some special privileges. The seats in not only parliament but also the administrative services. अब संविधान में इनके लिए विशेष व्यवस्था की गई। इनके लिए प्रशासनिक सेवाओं में, इनके लिए विधानसभाओं में, इनके लिए लोकसभा में, इनके लिए सीटों को रिजर्व किया गया, सुरक्षित किया गया। इस सीट पे केवल ये लोग ही चुन के आ सकते हैं। No doubt to say that it was one of the admirable steps which was taken by Constituent Assembly, which was in favor of the scheduled caste, scheduled tribe peoples. उन लोगों के हित में था। It should be, we should also favor them. हमें आज भी उनका ये फेवर करना चाहिए। Nowadays, a discussion, the various debates is happening, are happening, debates are happening. On reservation system should be or not, by whom, facilitate reservation। क्या आज के 70 सालों के भारत में, स्वतंत्रता के बाद के 70 सालों के भारत में क्या रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए? क्या रिजर्वेशन अभी भी कंटिन्यू जारी रहे? रिजर्वेशन किसको दिया जाए? रिजर्वेशन किस आधार पर दिया जाए? इन सारी बातों पे आज भी एक लंबी बहस, एक लंबी चर्चा चल रही है। ये लॉन्ग डिस्कशन, ये लॉन्ग डिबेट ये बात प्रूव करती है
कि आज भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में बना हुआ है। 70 साल हो चुकी है, लेकिन क्या हम आप उन पुरानी मानसिकताओं से उबर चुके हैं? क्या हमारे यहाँ से इस तरह की समस्याएं खत्म हो चुकी हैं? वी शुड थिंक अबाउट दैट। चलिए आगे देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्पेंट मेनी डेज डिस्कसिंग द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेज दोज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, द नेक्स्ट फीचर। अब यहां पे हम बात करेंगे नेक्स्ट फीचर पे कि कौन पावरफुल हो, स्टेट गवर्नमेंट वर्सेज सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेज स्टेट गवर्नमेंट। चलिए इसे देखते हैं। अगले फीचर पे समझा कि सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल हो या स्टेट गवर्नमेंट पावरफुल हो। राष्ट्र को चलाने के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, देश के विकास के लिए कौन सा फॉर्म बेटर होगा? I mean to say that in favor of unity and integrity of our country, in favor of our country's development, in favor of the adjustment between the common people, in favor of the unity and development both, which process would be in favor of us? State government powerful, in that condition we are more advantageous, or the central government powerful, in that condition we became more advantageous? क्या होगा? इन चीजों पे बातें करते हैं। Let us discuss this point. The Constituent Assembly spent many days discussing the power of the central government versus those of the state government. Some members thought that the central interest should be foremost. Only a strong center, it was argued, would be in position to think and plan for the well-being of the country as a whole. Other members felt that the provinces should have greater autonomy and freedom. A member from Mysore feared that under the present system, democracy is centered in Delhi and it is not allowed to work in the same sense and spirit in the rest of the country. A member from Madras insisted that he insisted that the initial responsibility of the well-being of the people of the provinces should rest with the provincial government. My dear student, in the Constituent Assembly, that was the major dispute on that point, that which would be more powerful. किसको पावरफुल ज्यादा होना होगा? स्टेट गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट को? केंद्र सरकार या राज्य सरकार? My dear, this is very broad matter during that time. As you know that India is called Union of the State. संविधान में लाइन का प्रयोग किया गया है, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। भारत एक राज्यों का संघ है। भारत में छोटे छोटे
कई सारे राज्य हैं। चलिए, ये आपका होमवर्क है। एक मैप बनाइए इंडिया का, उसमें भारत के सारे जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी टेरिटरीज हैं, उनको आपको दिखाना है। ओके, चलिए, ओके। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि किसको ज़्यादा पावरफुल बनाया जाए। सो डियर स्टूडेंट, जब हमारे संविधान सभा में इस बात पे चर्चा हो रही थी, केंद्र को अधिक मजबूत बनाया जाए या राज्यों को अधिक मजबूत बनाया जाए, किसके पास ज़्यादा पावर हो डेवलपमेंट के लिए, तो यहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर की बात की गई है, एक मैसूर से और एक मद्रास से। मैसूर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर थे, अ मेंबर फ्रॉम मैसूर feared that under the present system, कहते हैं कि आज की वर्तमान जो व्यवस्था है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इस डेमोक्रेसी सिस्टम में, जो कहां सेंटर्ड होगी, कहते हैं कि इसका मेन सेंटर तो दिल्ली में होगा। कहते हैं डेमोक्रेसी इज कंसर्न्ड इन दिल्ली and it is not allowed to work in the same sense and spread in the rest of the country। ये जिस तरह से दिल्ली में काम करेगी, क्या ये इस तरह से पूरे देश में काम कर सकती है? इस बात पे मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि राज्यों का विकास प्रभावित हो, कहीं ऐसा ना हो कि राज्य पिछड़े वर्ग में शामिल हो जाए, राज्यों का डेवलपमेंट प्रॉपर ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक राज्य का फेवर किया जाए सेंटर के द्वारा और दूसरे राज्य को कम किया जाए और दूसरे राज्य। तो राज्यों के हित के लिए उन्होंने कहा कि यह आवश्यक है कि राज्यों को अधिक पावरफुल बनाया जाए। राज्य अगर अधिक पावरफुल होंगे तो अपना विकास कर लेंगे, दिल्ली से उन्हें ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। कहते हैं मेंबर फ्रॉम मैसूर feared that under the present system democracy is centered in Delhi and it is not allowed to work in same sense and the spread in the rest of country। A member from Madras insisted that, a member from Madras, they insisted that the initial responsibility of the well-being of the people of the provinces should rest with the provincial government। कहते हैं कि राज्य सरकार के लोगों के हितों की रक्षा का दायित्व राज्य सरकार के ऊपर होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। व्हाई? इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट दैट ही मेक रूल्स एंड ही डिपेंडेंट किसके लिए? अपने राज्य के लोगों के हितों के कानून और उनके लोक कल्याण के लिए काम करने के लिए। यदि राज्य सरकारों के पास पैसे नहीं होंगे, यदि राज्य सरकारें सेंटर से कंट्रोल की जाएंगी, तो राज्य के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं हो सकता, उनका समान विकास नहीं किया जा सकता। इस तरह की तमाम सारी मांग रखी गई, किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर के विभिन्न मेंबरों के द्वारा। इसमें से दो के नाम हम लोगों ने लिया, एक मैसूर से और एक मद्रास से। लेकिन इस पे एक लंबी चर्चा चली, center should be powerful or state should be powerful, and after all the constituent assembly member decided that कि ओके both have some specific right, सभी दोनों के पास कुछ आवश्यक अधिकार होने चाहिए, लेकिन ऐसी परिस्थिति में कि सेंटर से ज्यादा राज्य को प्रभावित कर दिया जाएगा, स्टेट को पावरफुल बनाया जाएगा, तो कुछ दिक्कतें आएंगी।
like different in the nationalist leader, they question on that points कि state should be powerful. और उन्होंने बहुत सारे बातों पे चर्चा की, बताया क्या क्या बातें थी। इन चीज़ों पे हम कल विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।